हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो बेटा, 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स हम पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। सोल्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं हमने। हाँ, इतना जरूर हमने पढ़ा है कि सोल्ट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। याद है ना सभी को सोल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो अभी देख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। सोल्ट कैसे बनाए जाते हैं? सोल्ट बनाए जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एक एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जाती है तो इन दोनों का इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट भी और बेस का इफेक्ट भी कैंसिल आउट हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन में बनता क्या है वो चीज देख लो। मैं बोल रहा हूं कि एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? बेस से करवाते हैं। और क्या बन जाता है इससे? इससे दो चीजें बनती है, सोल्ट और वाटर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीजें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सोल्ट जो बन रहे हैं, जिस रिएक्शन से बन रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन डेली लाइफ में हम यूज करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो कहां यूज करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस इसका देखने वाले हैं। इस चीज को इंपोर्टेंस ऑफ पीएच के बेस पे भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो पीएच रहता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? एसिड का पीएच जो रहता है वो लेस देन 7 रहता है, बेसिस का पीएच जो रहता है वो ग्रेटर देन 7 रहता है। और जब रिएक्शन होती है तो जो चीज बनती है उसका पीएच ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है? 7 के आसपास आ जाता है, मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ना तो एसिड रख रहे हैं ना बेस रख रहे हैं, हमें पीएच 7 के आसपास लेके आना है, न्यूट्रल करना है। और इस इफेक्ट का डेली लाइफ के अंदर कहां कहां यूज है, ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसी रिएक्शन के थ्रू हम स्टडी करने वाले हैं कि जो सोल्ट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के सोल्ट पढ़ने वाले हैं, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि डेली लाइफ के अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस निकल के आती है पीएच की, वो निकल के आती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो काम करता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है? बताओ कौन सा एसिड होता है? एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच कितना रहता है? 0 के आसपास रहता है। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर ये एसिड अभी तो बहुत कम अमाउंट के अंदर बनता है, हमें बहुत कम अमाउंट के अंदर चाहिए होता है, इसलिए हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कि ये HCl बहुत ज्यादा बनने लग जाए, या आप बहुत टाइम तक खट्टी चीजें खाते रहते हो, तो उससे क्या होता है? आपके पेट के अंदर इरिटेशन होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोग इनो लेते हैं, कुछ लोग डाइजीन लेते हैं। ओवरऑल मैं क्या बोलता हूं कि एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम जो चीजें लेते हैं उनको हमने एक नया नाम दे दिया है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या बोला जाता है इन चीजों को? इनको बोला जाता है एंटी एसिड्स। और जब मिला के बोलते हैं तो ऐसे लिखेंगे एंट एसिड्स। ठीक है, अब एंट एसिड्स का मतलब पूछा जाए एंट एसिड क्या होता है, तो आप एंट का एसिड मत समझना, एंटा एसिड इसको समझना है। ठीक है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिनको हम खाते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसे तो कोई भी बेस क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को कम कर सकता है, लेकिन आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अपनी बॉडी के अंदर लेके जाओगे तो वो क्या करेगा? हमें वो भी नुकसान करेगा। तो हम क्या करते हैं? कुछ माइल्ड बेसिस यूज करते हैं। माइल्ड बेस का मतलब क्या होता है? कुछ वीक बेसिस यूज करते हैं। और ये जो माइल्ड बेसिस होते हैं ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, एसिड जो रहते हैं बॉडी के अंदर, अगर उसका बहुत ज्यादा अमाउंट अगर प्रोड्यूस होने लग जाती है, या हम अपने फूड के थ्रू काफी सारा एसिड अगर बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर क्या हो जाता है? पेन और इरिटेशन वाली फीलिंग आने लग जाती है। उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, to cancel or to neutralize the effect of excess acid in our stomach, we use some mild bases, and those mild bases are known as antacids. उनको क्या बोला जाता है? एंटासिड्स बोला जाता है। कौन कौन से सब्सटेंस दे सकते हैं हम एंटासिड की तरह से? तो यहाँ पे देखो दो चीजें हम मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपके पास आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहला एग्जाम्पल कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्चुअल में ये कोई मिल्क नहीं होता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, MgOH का होल ट्वाइस, उसका कलर जो रहता है वो कैसा होता है? वो क्रीमी कलर रहता है, उसका व्हाइट क्रीमी कलर रहता है। तो वही जो होता है उसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइजीन के अंदर, इसके अलावा जो आपके जो भी चीजें आती है पेट की जलन खत्म करने के लिए, सभी दवाइयों के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अगर आपके घर पे ऐसा कुछ पाउडर हो तो उसके ऊपर पढ़ के देखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसके ऊपर होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
दूसरा, अगर हम बोलते हैं कि जो हमारे पास एक और वीक बेस जो घरों के अंदर जो जनरली हम यूज कर रहे हैं वो आ रहा है क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज भी कहां किया जाता है, इसका यूज भी किया जाता है कहां पर, एंटासिड की तरह पर, एसिड के एक्सेस इफेक्ट को कम करने के लिए। इसके अलावा एक एल्यूमिनियम जेल आती है, उसका यूज भी किया जा सकता है किस तरह से, एंटासिड की तरह पे। तो एंटासिड का पता चल गया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा हो गया तो हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, हमने बॉडी के अंदर बेस और डाल लिया। इससे क्या हुआ, इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, होगी ना। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि हम हमारी बॉडी के अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी बॉडी के अंदर पीएच जो रहता है वो बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी का पीएच अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है पीएच की हमारी बॉडी के अंदर, वो आती है टूथ डिके को लेके। घर वाले बोलते रहते हैं कि रात को खाना खा के फिर क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, उसके बाद सोना चाहिए। बिना कुला किए बिना ब्रश किए नहीं सोना चाहिए। क्या दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कत आज मैं बताता हूं आपको क्या दिक्कत हो जाती है। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो मुंह के अंदर रह जाते हैं। अगर आप दूध भी पी के सो रहे हो, मैं खाने की बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप दूध भी पी के सो रहे हो, मुंह के अंदर क्या रहता है भाई, पीएच। माउथ का जो पीएच रहता है वो रहता है 5.5 से ऊपर, 5.5 से ऊपर रहता है, कुछ ना कुछ में न्यूट्रल के आसपास रहता है। लेकिन अगर ये माउथ का पीएच 5.5 से नीचे आ गया, इसका मतलब एसिडिक रीजन बन गया मुंह के अंदर। कैसा रीजन हो गया, अगर मैं बोलता हूं कि 5.5 से नीचे अगर आ गया तो इसका मतलब कैसा होगा, वो एसिडिक रीजन है। इससे ऊपर भी 7 तक एसिडिक है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, उतना ठीक है हमारे लिए, उतना हम झेल सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे आ गया पीएच तो फिर जो माउथ का पीएच रहता है वो कैसा हो जाता है, वो एसिडिक रीजन के अंदर चला जाता है। होता कैसे है ये, जब हम खाना खा लेते हैं या दूध भी पी के सो रहे हैं तो फिर हमने ब्रश नहीं किया और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप सो गए, काफी टाइम तक वो चीजें आपकी मुंह के अंदर ही रहेंगी, लगभग पूरी रात आपके मुंह के अंदर रहने वाले हैं। आप 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उन चीजों का भी डाइजेशन स्टार्ट होगा। आपके मुंह के अंदर भी क्या रहती है, सलाइवा रहती है, उस चीज के अंदर वो घुलते जाते हैं। दूध जो रहता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है कि नहीं होता है। मैं सिंपल दूध का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा, दूध से जब दही में कन्वर्ट होता है, दूध का जब डाइजेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम बोल रहे हैं कि दूध से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता जाएगा, एसिड उतना बढ़ता जाएगा, पीएच चला जाएगा 5.5 से नीचे। और जैसे ही पीएच 5.5 से नीचे चला जाएगा, इतना ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है कि हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको इनेमल बोला जाता है। इनेमल जो रहता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट रहता है, इनेमल। ठीक है, टूथ इनेमल यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जो टूथ इनेमल होता है वो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और किसका बना होता है ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फोस्फेट, फॉर्मूला याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, इसका नाम याद रखना, कैल्शियम फोस्फेट रहता है। ठीक है, और टूथ इनेमल जो रहता है वो भी डिके होने लग जाता है। जो दांतों के ऊपर की जो सिक्योरिटी लेयर है वो कटने लग जाती है। अब अंदर जो दांत रहेगा फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगी, वहां पर कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो इसलिए जो हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन आया है वो क्या आया है, वो ये आया है पीएच का, कि अगर भाई हम खाना खाने के बाद ब्रश करके नहीं सोएंगे और या सिंपल दूध भी पी के अगर सो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और जैसे ही पीएच 5.5 से नीचे जाएगा, टूथ इनेमल डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर कैविटी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर कुछ बेसिक मटेरियल्स होते हैं, तो वहां पर भी उसके अंदर भी क्या होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं। और ये जो बेसिस होते हैं ये इस एसिडिक चीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो माउथ का पीएच है उसको क्या बना के रखते हैं, वो 7 से कुछ ऊपर ले जाते हैं। जब हम जगेंगे तब तक वो पीएच, तब तक भी वो पीएच 5.5 से नीचे नहीं आएगा और हमारे दांत रहेंगे वो सेफ रहेंगे। इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको लगभग दिन में 2 बार क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। क्लियर होगी दूसरी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन यूज कर रहे हैं। पीएच का दूसरा यूज समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा यूज और देख लेते हैं अभी इसका। देखो भाई, मैं बोल रहा हूं कि जो सोयल होती है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर आप प्लांट्स को क्या कर रहे हो, उगा रहे हो। और एक तरह की मिट्टी के अंदर एक तरह के प्लांट्स उगते हैं, दूसरी तरह की मिट्टी के अंदर वो प्लांट उगे ना उगे वो डिफरेंट चीज रहती है।
होता क्या है, हर एक तरह की मिट्टी के अंदर डिफरेंट मिनरल्स रहते हैं, उसका पीएच अलग रहता है। यहां पर भी पीएच की बात आती है। सोयल का जो पीएच रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर प्लांट्स कितना इजीली, कितना अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। अगर पीएच मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल के आसपास मेंटेन रहेगा, तो हम बोलते हैं वहां पर प्लांट्स बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सोयल का पीएच रहता है वो या तो एसिडिक रीजन के अंदर चला जाता है या फिर बेसिक रीजन में चला जाता है। अगर सोयल का पीएच बिलो 4.4 भी चला गया, बिलो 4 चला गया, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एसिडिक सोयल। अगर सोयल का पीएच कहां से क्या हो गया 4 से भी नीचे चला गया, तो उसको बोला जाता है एसिडिक सोयल। और एसिडिक सोयल के अंदर प्लांट जो रहते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो हमारे पास लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। चूने को पानी के अंदर घोल लेते हैं, उससे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। और ये पानी के अंदर हम डालते हैं। कई बार ऐसा होता है सिंपल चूना जो रहता है वो भी बिखेर दिया जाता है, ठीक है। हम खाद भी यूज करते हैं, जो मुर्गी फार्म की खाद होती है जिसके अंदर अंडे वगैरह छिलके रहते हैं, पत्थर वगैरह रहते हैं, ठीक है। वो चीजें रहती है वो हम किसकी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाता है कि एसिडिक जो था उसके अंदर कुछ बेस मिल गया, ठीक है। और इस चीज को बोला जाता है लाइमिंग ऑफ सोयल। इसको क्या बोलते हैं हम, लाइमिंग ऑफ सोयल। क्लियर है ये चीज। दूसरा, अगर पीएच, सोयल का पीएच जो है अगर वो 8 से अगर ऊपर चला जाता है, अगर वो अबव 8.5, अगर वो 10 तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा पहुंच जाता है, तो इसका मतलब उस तरह की सोयल को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बेसिक सोयल। उसको क्या बोला जाएगा, बेसिक सोयल बोला जाएगा। और इस सोयल के अंदर भी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाने पड़ेंगे तो इस बेसिक रीजन को एसिडिक मिला सके, न्यूट्रलाइजेशन कराना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होती है, जो हमारे पास वेजिटेबल वेस्ट होता है, प्लांट्स का वेस्ट होता है, वो चीजें हम ऐड करते हैं। उनका नेचर जो रहता है वो एसिडिक रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। तो बेसिक सोइल के अंदर हम मैन्योर ऐड करते हैं, एसिडिक सोइल के अंदर क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। चूना का जो पानी होता है वो यूज करते हैं, लाइमिंग ऑफ सोइल बोला जाता है। तो इस तरह से थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आती है पीएच की, न्यूट्रलाइजेशन की। कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, कि सोइल जो रहती है उसका पीएच मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इस चीज को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर पीएच, सोइल का पीएच 4 से नीचे हो गया, अगर एसिडिक सोइल है तो वहां पर लाइमिंग करते हैं, और अगर बेसिक सोइल है, पीएच जो है 8.5 से अबव हो गया, तो वहां पर हम मैन्योर यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज भी। लास्ट एप्लीकेशन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, देखो, अगर कभी मधुमक्खी काट लेती है या चींटी खा जाती है, चींटी जो है वो स्टिंग आपको डंक मार देती है, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, वहां पर उस जगह के ऊपर आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो भी हनी बी का जो स्टिंग होता है, हनी बी की स्टिंग की बात करूं मैं, या फिर एंट स्टिंग की बात करूं, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है। कौन सा होता है, इसके अंदर होता है मीथेनोइक एसिड। कौन सा सब्सटेंस मिलता है इसके अंदर, मीथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, एसिड जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को बचने, इस चीज की वजह से हमें उस जगह के ऊपर इरिटेशन होने लग जाती है, और क्या हो जाता है, हो सकता है पेन भी होने लग जाए, ठीक है। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो आप सोप अप्लाई करो। सोप जो रहती है वो क्या रहती है, वो बेसिक होती है। वो कैसी रहती है, बेसिक होती है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको NaHCO3, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो होता है, उसका सॉल्यूशन आप उसके ऊपर लगा सकते हो, उस जगह के ऊपर लगा सकते हो। क्योंकि एसिड गया है तो बेस आप अप्लाई करोगे, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन हो सके, और पीएच जो जब भी एसिडिक रेंज में चला गया तो वापस से बेसिक कुछ न्यूट्रल वाली जगह पे आ जाए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहां दिया जाता है वेस्ट स्ट्रिंग। वेस्ट स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूं, कि जब बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड नहीं छोड़ता है, ये एक एल्कलाइन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, एल्कलाइन सब्सटेंस इंजेक्ट करता है। देखो, दो वर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर मिले होंगे, एक मिला होगा एल्कली, एक मिला होगा एल्कलाइन। एल्कली क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उन्हीं को एल्कली बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनको वाटर के अंदर डिसोल्व कर सकते हैं, लेकिन हर एक बेस को वाटर में डिसोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उनको बोला जाता है एल्कली। इसके अलावा बेसिक नेचर जिसका भी होता है उन सभी को क्या बोला जाता है, एल्कलाइन बोला जाता है।
तो इसका मतलब वेस्टिंग जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक बेसिक सब्सटेंस जो रहती है वो ऐड कर देती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर विनेगर का सोल्यूशन लगा सकते हैं, इसका सोल्यूशन लगा सकते हैं, विनेगर, सिरका जो रहता है वो लगा सकते हैं, या कोई और, फॉर एग्जाम्पल हम लेमन लेके चल सकते हैं, या कोई और भी खट्टे जो हमारे पास फ्रूट्स रहते हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, जो इंसेक्ट का अटैक था उनसे उनको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया है, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज किया है, पीएच के इंपोर्टेंस को समझा है। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ के अंदर पीएच की इंपोर्टेंस रहती है। इसको हटा रहा हूं मैं और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, जो है टाइप्स ऑफ सोल्ट्स। करें इसको, ठीक है। देखो भाई, एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर एक जगह ऐसा कर दिया जाए, एसिड तो हम बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं और बेस हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, क्या तब भी वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर आप एसिड ज्यादा अमाउंट में लेके चलोगे, बेस कम अमाउंट में लेके चलोगे, तो रिएक्शन तो होगी, लेकिन जो सोल्ट बनेगा ना उसमें एसिड वाला नेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि एसिड ज्यादा लेके चल रहे थे। या फिर इसका उल्टा कर देते हैं, बेस ज्यादा लेके चल रहे हो, एसिड कम लेके चल रहे हो, तो उस केस में जो सोल्ट बनेगा कैसा बनेगा, वो बेसिक सोल्ट बनेगा। क्लियर है पहली चीज। दूसरा एक और चीज आती है कि हमारे पास एसिड और बेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलता हूं, मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलाया जाए, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। तो पहली टाइप आ जाती है हमारे पास सोल्ट की, न्यूट्रल सोल्ट। हालांकि बाकी दोनों के एग्जांपल में मैं दे चुका हूं, मैंने भी बताया था एसिडिक और बेसिक सोल्ट। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, लेकिन उसके साथ अब की बार बेस जो यूज किया है वो एक वीक बेस है, क्या ये वीक बेस इस स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एसिडिक सोल्ट। कैसा बनेगा? एसिडिक सोल्ट बनेगा। क्लियर है। तीसरा, अगर एक वीक एसिड आप लेके चल रहे हो और उसके साथ आपने सोल्ट मिला दिया, बेस मिला दिया, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, अब बताना भाई अब कैसा सोल्ट बनेगा? अब सोल्ट बनेगा कैसा? बेसिक सोल्ट। क्यों? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो नहीं पाएगा, उसका इफेक्ट रह जाएगा, तो सोल्ट कैसा बनेगा? बेसिक सोल्ट बनेगा। क्लियर है। अगर मैं वीक एसिड वीक बेस लेके चलता हूं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो तीन तरह के हमारे पास ये सोल्ट आ जाते हैं, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और न्यूट्रल सोल्ट। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही है इस वीडियो को देखने के बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड देखो कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बता रखे हैं, वीक एसिड भी मैंने बता रखे हैं, अगर नहीं बना रखे हैं तो एसिड्स वाली वीडियो देख लेना पीछे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिखो और फिर उसकी रिएक्शन करा के देखो न्यूट्रल सोल्ट कैसे बनता है। ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की आप क्या करो, रिएक्शन करा के देखो, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्शन करा के देखो, फिर आपको सोल्ट के फॉर्मूले मिलेंगे और वहां से आपको बताना है कि भाई कौन सा एसिडिक रहेगा, कौन सा बेसिक रहेगा, कौन सा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूं, बाकी अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।